हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास की केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम लेसन पढ़ रहे हैं फर्स्ट और उसका नाम है द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, यानी रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। और मूल अवधारणाओं में आज हम जो प्रतिशत संगठन है उसकी सहायता से यौगिक का मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र ज्ञात करेंगे। मूलानुपाती सूत्र इंपिरिकल फॉर्मूला होता है और अणु सूत्र है वो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है। तो ये इंपिरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला हम यौगिक के प्रतिशत संगठन की सहायता से ज्ञात करेंगे। तो यह हमारी हेडिंग के अनुसार हम आगे बढ़ते हैं और इसको समझाने के लिए यानी मूलानुपाती सूत्र हम ज्ञात करें और अणु सूत्र ज्ञात करें, तो मैं यहां एक प्रश्न ले रहा हूं, आप देखना, ठीक है, कि एक यौगिक जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। एक यौगिक है जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। यौगिक में यानी उस यौगिक में कार्बन की प्रतिशत मात्रा 40 है, यानी 40% बोलूंगा। कार्बन की मात्रा बोल देता हूं 40% है। हाइड्रोजन की मात्रा 6.67% है। हाइड्रोजन की मात्रा 6.67% है और शेष मात्रा ऑक्सीजन की है। शेष मात्रा किसकी है? ऑक्सीजन की है। यौगिक का प्रश्न अभी पूरा नहीं हुआ है। यौगिक का अणुभार 180 है। यौगिक का अणुभार 180 है। तो उस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र यानी इंपिरिकल फॉर्मूला, मूलानुपाती सूत्र, इंपिरिकल फॉर्मूला और अणु सूत्र यानी मोलिक्यूलर फॉर्मूला, इंपिरिकल फॉर्मूला और मोलिक्यूलर फॉर्मूला हमें ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को आप ध्यान से समझिएगा और ऐसे प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमारे यहां 11th के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो एक यौगिक जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। यौगिक में कार्बन की मात्रा 40% है, हाइड्रोजन की मात्रा 6.67% है और शेष मात्रा ऑक्सीजन की है। यौगिक का अणुभार 180 है। तो उस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम यहां एक सारणी बनाएंगे, ठीक है ना। उस सारणी के अनुसार देखिए, मैं आपको बताता हूं और फिर आप हल कर पाओगे। पहले देखिए, कार्बन की मात्रा कितनी? 40%। हाइड्रोजन की मात्रा कितनी? 6.67%। शेष मात्रा किसकी बता रखी है? ऑक्सीजन की। तो पहले आप कार्बन की मात्रा और हाइड्रोजन की मात्रा को जोड़ लीजिए। जोड़ करके 100 में से घटा दीजिए। घटाओगे जो शेष बचेगा तो वो ऑक्सीजन की मात्रा ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ठीक है ना, ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो वो हम अलग से रफ करिए एक प्रकार से कि 40% और हाइड्रोजन वाली 6.67 को जोड़ देंगे तो ये 46.67 बन गई और 100 में से घटाएंगे तो 100 में से 46.67 को घटाऊं तो 53.33 ऑक्सीजन की मात्रा आ जाएगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से तो मैं एक सारणी बनाता हूं, आप सारणी को ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले तत्व कौन कौन से हमारे पास? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन।
तो कार्बन को मैं यूं लिख देता हूं, ठीक है ना, कार्बन को, हाइड्रोजन को यूं और ऑक्सीजन को यूं लिख देता हूं। आई बात समझ में। उसके बाद में इनकी प्रतिशत मात्रा है, तो आगे लिख देता हूं प्रतिशत संघटन। क्या लिख देता हूं? प्रतिशत संघटन। तो प्रतिशत संघटन में कार्बन का कितना है? कार्बन का 40 है, तो कार्बन का 40 यहां लगा देता हूं। उसके बाद में हाइड्रोजन का 6.67 है, हाइड्रोजन का 6.67 लगा देता हूं। और अब ऑक्सीजन का है, तो ऑक्सीजन मैंने कहा कि 40 कार्बन और हाइड्रोजन का 6.67 जोड़ लीजिए, ये बन गया 46.67। 100 में से घटा लीजिए, तो 46.67 को आप 100 में से घटाओगे तो 53.33 ये ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा आ जाएगी। तो ये प्रतिशत मात्रा हमने यहां ज्ञात कर ली, और इसमें थोड़ा सा यूं कर देता हूं। अब उसके बाद में अब आप परमाणु भार देखिए, जो तत्व दिया है उनका परमाणु भार लिखेंगे, तो यहां लिखूंगा परमाणु भार। क्या? परमाणु भार। और परमाणु भार में ध्यान देना, कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? 12 होता है, लिख देता हूं। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, ये मैंने लिख दिया इस प्रकार से, ठीक है ना। ये आप देखिए मैंने लिख दिया। पहले तत्व दिए गए वो लिख दिए, फिर उनकी प्रतिशत मात्रा दी गई वो लिख दी, फिर उन तत्वों के परमाणु भार लिख दिए। और अब क्या करोगे? परमाणु भार का अनुपात, तो परमाणु भार का अनुपात, परमाणु भार का अनुपात निकालोगे तो ध्यान देना, परसेंट मात्रा में परमाणु भार का भाग दे दीजिए तो परमाणु भार का अनुपात प्राप्त हो जाएगा। यहां कार्बन का 40 है, तो 40 बटे में कार्बन का परमाणु भार कितना है? 12, तो 40 बटे में 12 हल कर लेते हैं, 12 तिया 36, तो ये 3.33 आ जाएगा, 3.33 आ जाएगा। इसी प्रकार आपके ये देखूं तो आपके इसका प्रतिशत कितना है? 6.67, तो ऊपर लिखूंगा 6.67 और किससे भाग दूंगा? परमाणु भार से। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 है, तो 1 से भाग दे दूंगा, ये सेम का सेम इतना आ जाएगा 6.67। इसी प्रकार हम नेक्स्ट बढ़े आगे, तो ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का जो परमाणु आपके पहले संगठन है 53.33, तो वो 53.33 तो पहले ऊपर आ जाएगा, और फिर उसके बाद परमाणु भार 16 है, 16 से भाग दे देंगे, तो ये 16 तिया 48, यही आ रहा है 3.33 आ जाएगा। इस प्रकार से ये प्राप्त हो जाएगा। ये प्राप्त हो जाने के बाद में, और अब हम क्या करेंगे? अब इधर देखिए, अब हम सरल अनुपात ज्ञात कर लेंगे। ये तो परमाणु भार का अनुपात ज्ञात किया था, अब हम सरल अनुपात ज्ञात करेंगे। तो यहां लिखूंगा सरल अनुपात। क्या लिखूंगा? सरल अनुपात। और सरल अनुपात में जो अनुपात का मान आपने प्राप्त किया पहले वो लिख लीजिए ऊपर की तरफ, 3.33, तो लिखता हूं 3.33, फिर 6.67, तो दूसरे बॉक्स में 6.67, तीसरे बॉक्स में 3.33, तो 3.33। अब इनमें यूं करता हूं, ये मैंने अनुपात जो प्राप्त किए वही लिखे हैं सरल अनुपात में। अब इन अनुपात में आप क्या करना है? जो सबसे छोटा अनुपात है वो सबसे छोटा अनुपात उठाकर और उससे इन सारे अनुपात को डिवाइड कर दीजिए। तो यहां मेरे को दो अनुपात छोटे दिखाई दे रहे हैं, 3.33, 3.33, तो यहां मैं 3.33 से सारों को डिवाइड कर दूंगा। छोटे अनुपात से भाग देना होता है, ठीक है ना। सबसे छोटे अनुपात से जो अनुपात हमने प्राप्त किए उन अनुपातों को सबसे छोटे अनुपात से डिवाइड कर दीजिए। तो अब आप देखोगे कि मतलब इनको डिवाइड करोगे तो ये राशि यहां आ जाएगा मान 1, यहां 6.67 बटे में 3.33, ये 2 पर चला जाएगा, यहां आ जाएगा 2 और यहां आ जाएगा 1। तो हमारा जो सरल अनुपात वो प्राप्त हुआ 1, 2, 1। आ रही है बात समझ में? अब मैं उधर जो जगह है नहीं, इधर आ जाता हूं। कार्बन के सामने तो 1 प्राप्त हो रहा है, हाइड्रोजन के सामने 2 प्राप्त हो रहा है, ऑक्सीजन के सामने 1 प्राप्त हो रहा है। तो कार्बन के सामने कितना? 1 प्राप्त, कार्बन के पैरों में 1 लिख दूंगा, हाइड्रोजन के पैरों में 2 लिख दूंगा,
तो हाइड्रोजन के पैरों में 2 आ जाएगा, ऑक्सीजन के पैरों में 1 आ जाएगा, तो ऑक्सीजन के पैरों में 1 आ जाएगा। इस प्रकार से C1H2O1। तो मेरे पास मूलानुपाती सूत्र क्या बन गया? मूलानुपाती सूत्र यानी इंपिरिकल जो फॉर्मूला है, मूलानुपाती सूत्र वो मेरे पास बन गया। यहां लिख देता हूं, वो बन गया C1H2O1। और एक बात आप जानते हो, 1 कभी हम लगाते नहीं है, 1 लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, तो फिर इनको मिटा देता हूं और बोलूं CH2O। मेरे पास उस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र इंपिरिकल फॉर्मूला तो CH2O प्राप्त हो गया। हमने इंपिरिकल जो सूत्र है वो प्राप्त कर लिया, इंपिरिकल फॉर्मूला हमें प्राप्त करना था वो हमने प्राप्त कर लिया है, CH2O आ गया। अब एक और बचा है अणु सूत्र यानी मोलिकुलर फॉर्मूला, वो हम ज्ञात कर लेंगे। तो पहले मूलानुपाती सूत्र आपने प्राप्त किया, इस मूलानुपाती सूत्र का आप मूलानुपाती सूत्र भार ज्ञात कर लीजिए। मूलानुपाती सूत्र ज्ञात होते ही आप मूलानुपाती सूत्र भार ज्ञात कर लीजिए। तो मूलानुपाती सूत्र भार ज्ञात करोगे तो वो कौन सा हो जाएगा? कार्बन का 12 होता है तो बराबर 12 लिखूंगा, कार्बन का द्रव्यमान 12 होता है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, यहां तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन का आपके भार 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन 1 है तो 1 ऑक्सीजन का 16 होता है। कितना होता है? 16 होता है। इस प्रकार से आप इसको जोड़ोगे तो ये पूरा 30 बन गया। तो मूलानुपाती सूत्र से हमने मूलानुपाती सूत्र भार प्राप्त कर लिया, जिसकी वैल्यू 30 प्राप्त हुई, 30 प्राप्त हुई। अब हम आगे लिखेंगे और वो क्या होगा? वो एक सूत्र लिख रहा हूं, वो आप ध्यान देना। और वो सूत्र क्या होगा? सूत्र होता है N बराबर यौगिक का अणुभार। एक सामान्य सूत्र आपको याद रखना है, N बराबर यौगिक का अणुभार बटे में मूलानुपाती सूत्र भार। N बराबर यौगिक का अणुभार बटे में मूलानुपाती सूत्र भार। तो यौगिक का अणुभार ध्यान देना, N बराबर यौगिक का अणुभार बटे में मूलानुपाती सूत्र भार लिखा है मैंने यहां पर। और यौगिक का अणुभार हमारे प्रश्न में दिया, यौगिक का अणुभार 180 है। हमारे प्रश्न में कितना दिया है? 180 दिया, तो ऊपर 180 आ जाएगा और बटे में मूलानुपाती सूत्र भार हमने अभी मूलानुपाती सूत्र भार 30 प्राप्त किया है, तो ये 30 यहां लगा दूंगा और आप इसको करोगे तो 6 आ जाएगा। तो n की वैल्यू 6 आ गई। अब एक सूत्र आप ध्यान रखना, एक सूत्र केमिस्ट्री में ये होता है अणु सूत्र बराबर, एक सूत्र याद रखना, अणु सूत्र जब किसी का निकालो तो एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, वो बता रहा हूं कौन सा। अणु सूत्र बराबर n गुणा मूलानुपाती सूत्र, ठीक है ना? मूलानुपाती सूत्र बोल रहा हूं मैं, n गुणा मूलानुपाती सूत्र। अणु सूत्र बराबर n गुणा मूलानुपाती सूत्र। यहां अणु सूत्र, यहां मूलानुपाती सूत्र, किससे गुणा? n से गुणा। और अब अणु सूत्र बराबर लिखूंगा तो n की वैल्यू अभी मैंने 6 प्राप्त की है, वो n की वैल्यू 6 रख लेंगे, गुणा में गुणा लगा देंगे। मूलानुपाती सूत्र हमने प्राप्त किया CH2O, मूलानुपाती सूत्र CH2O प्राप्त किया। अब इसको हल कर दूंगा, ध्यान देना, ये CH2O है और इनके पैरों से इस 6 को गुणा कर दूंगा। तो कार्बन के पैरों में यहां 1 है, कार्बन के पैरों में यहां 1 है, इस 1 को 6 से गुणा करूंगा तो C के साथ पैरों में 1 है, उस 1 को 6 से गुणा करूंगा तो C6। इसी प्रकार H के पैरों में 2 है, 2 को 6 से गुणा करूंगा तो H12। इसी प्रकार O के पैरों में 1 है, इस 1 को 6 से गुणा करूंगा तो O6। तो हमारे पास अणु सूत्र C6H12O6 प्राप्त हो गया। तो वो यौगिक कौन सा प्राप्त हुआ? वो यौगिक ग्लूकोज। वो यौगिक कौन सा प्राप्त हुआ? ग्लूकोज, ठीक है ना? हम यहां ध्यान देना, ऐसा ही सूत्र फ्रक्टोज का होता है तो इसको ग्लूकोज अथवा फ्रक्टोज कह सकते हैं, क्योंकि दोनों के एक ही सूत्र होते हैं। C6H12O6 यही सूत्र ग्लूकोज का होता है,
यही सूत्र फ्रक्टोज का होता है। लेकिन आप आगे पढ़ोगे तो बताऊंगा, संरचना बनाकर जब इसकी देखेंगे तो संरचना से पता चलेगा कि पर्टिकुलर कौन सा तो ग्लूकोज का है, कौन सा फ्रक्टोज का है। संरचना की बात हम बाद में करेंगे। तो ध्यान देना, अपने पास एक प्रश्न दिया हुआ था जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ बताया गया था, और उसमें कार्बन की मात्रा 40% थी, हाइड्रोजन की मात्रा 6.67% थी, शेष मात्रा ऑक्सीजन की है। तो हम क्या करेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा को जोड़कर 100 में से घटा लेंगे तो शेष मात्रा ऑक्सीजन की ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाएगी। और यौगिक का अणु सूत्र 180 बताया गया, उस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र यानी इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें ज्ञात करना था। तो हम लिखेंगे तत्व में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन दिए हमें, उनका प्रतिशत संघटन हमने निकाल लिया। फिर परमाणु भार कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। फिर परमाणु भार का सरल अनुपात, तो परमाणु भार बटे प्रतिशत संघटन बटे में परमाणु भार, प्रतिशत संघटन बटे में परमाणु भार और प्रतिशत संघटन बटे में परमाणु भार, तो वो आ जाएगा परमाणु भार का सरल अनुपात। सरल अनुपात को यहां लिखेंगे, फिर उसे सबसे छोटे अनुपात से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो कार्बन के सामने 1 आ रहा है, हाइड्रोजन के सामने 2 आ रहा है, ऑक्सीजन के सामने 1 आ रहा है। तो इनके पैरों में 1 2 1 लिख दूंगा, तो ये बन गया हमारा मूलानुपाती सूत्र प्राप्त हो गया। मूलानुपाती सूत्र से मूलानुपाती सूत्र भार प्राप्त कर लीजिए, और भार कार्बन का 12 होता है, 1 हाइड्रोजन का 1, तो यहां तो 2 हाइड्रोजन ही, तो 2 हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, और 1 ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 हो जाएगा। टोटल कर देंगे 30 बन गया। तो मूलानुपाती सूत्र से मूलानुपाती सूत्र भार प्राप्त कर लिया जिसकी वैल्यू 30 आई। फिर हम एक सूत्र लगाते हैं, वो कौन सा, n बराबर यौगिक का अणुभार बटे में यौगिक का मूलानुपाती सूत्र भार। अणुभार बटे में सूत्र भार, आई बात समझ में। तो अणुभार तो यौगिक का हमें प्रश्न में दिया 180, वो ऊपर लिखेंगे। मूलानुपाती सूत्र भार 30 हमने अभी प्राप्त किया, वो उसे डिवाइड कर देंगे, 6 आया, n का मान 6 आया। अब एक सूत्र अणुभार प्राप्त अणु सूत्र के लिए और होता है, वो होता है अणु सूत्र बराबर n गुना मूलानुपाती सूत्र। इधर भी अणु सूत्र तो इधर मूलानुपाती सूत्र, और यहां गुणा में n लगा देंगे। तो n की वैल्यू 6 प्राप्त की है और मूलानुपाती सूत्र CH2O प्राप्त किया। तो अब यहां वो संख्या 1 1 थी, तो मैं क्या करूंगा, इस संख्या को इसके पैरों की संख्या से गुणा कर दूंगा। तो इस 6 से इस 1 का गुणा, तो 6 एकम 6, तो कार्बन के पैरों में 6, और 6 दूनी 12, तो हाइड्रोजन के पैरों में 12, ऑक्सीजन के पैरों में फिर 1 है, तो 6 एकम 6, तो ऑक्सीजन के पैरों में भी 6 आ जाएगा। इस प्रकार से C6H12O6 जिसे बोलते हैं ग्लूकोज अथवा फ्रक्टोज। और बता चुका हूं, जब मैं इसकी संरचना बनाऊंगा 6 कार्बन लगा करके, तो संरचना में एक होता है, याद रखना, एल्डिहाइड समूह, एक होता है कीटोनिक समूह। एल्डिहाइड और कीटोन के बेस पर और हम डिवाइड करते हैं कि कौन सा तो ग्लूकोज है और कौन सा फ्रक्टोज है, वो कभी बाद में बताऊंगा। फिलहाल इतना सा।